आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक में जाने से पहले हम प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बात कर रहे थे, चाहे वो बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की। क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ तैयारियां हैं, जनता को के बीच किन किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जाएगी, ये मैं सवाल विकास जी को मैंने टीज किया था कि किस तरीके से। विकास जी, आपका सवाल अधूरा रह गया था, मैं चाहूंगा इस सवाल का सबसे पहले जवाब आप दें। देखिए, नफरत और झूठ की खेती का सबसे सीधा उदाहरण आपने देखा कि जैसे हमने शुरू किया उदयपुर में कि भारत जोड़ो की जरूरत है, लोगों के बीच में नफरत पैदा की जा रही है और उसको लेकर उदयपुर में अभी 1.5 महीने भी पूरे नहीं बीते और आपने पूरे देश में देखा कि हेट स्पीच का किस तरीके से जोर चला है। आज सामाजिक मुद्दा क्या है, किसी भी धर्म जात के खिलाफ जो बोलता है वो रातों रात स्टार हो जाता है और पार्टियां उसको सम्मानित करती हैं। जिन्होंने हेट स्पीच किया, जिन्होंने नफरत का बीज बोया समाज में, वो आज मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए गए हैं। और राहुल गांधी जी ने 2 अक्टूबर का समय दिया है कि भारत जोड़ो अभियान के तहत वो निकलेंगे, पूरे देश का दौरा करेंगे, पर 2 महीने से पहले भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट आपने देखा किस तरीके से ईडी में गिरफ्तारी करना, एक तरीके से नाजायज तौर तरीके से, असंवैधानिक तौर तरीके से जो मामला समाप्त हो गया था उसमें पूछताछ करना, उसमें मानवीयता का ख्याल ना करना, एक राष्ट्र, एक शहीद के परिवार का, एक शहीद जिसने देश की सेवा के दिया गया, जिन्होंने शहादत दिया है, उसके बेटे का जिस तरीके से अपमान किया, एक पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिस तरीके से व्यवहार किया गया, जिस तरह से पुलिस तंत्र को आगे किया गया, इन सारी चीजों ने एक ऐसी हमारी जो सोच थी माननीय राहुल गांधी जी की दूरदर्शी सोच, उसका रोड मैप आपके सामने रखे रख दिया है। इस देश में कोई मुद्दा ही नहीं है, आज देश बचाने का मुद्दा है। जिस तरीके से जब देश गुलाम था तो उसको स्वतंत्रता दिलाना आवश्यक था, उसी तरह आज भारतीय संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है, कोर्ट को बचाना है। उसी के बाद आपने देखिए राहुल गांधी जी की दूरदर्शिता को देखिए, इसके बाद विधायकों की खरीद फरोख्त को देखिए, किस तरीके से एक पार्टी टूट जाती है, तर्क कुतर्क किया जा रहा है। आज गोवा में भी घमासान मचा है। और आप राष्ट्रपति चुनाव में देखिए, राष्ट्रपति अपना नामांकन तक अपने हाथ से नहीं कर सकते हैं। पपेट के रूप में पॉलिटिशियंस को, संवैधानिक संस्थाओं को सामने लाने का जो विषय है, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। भूख के लिए अग्रवीर सड़कों पर है। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा स्तर पर पिछले बार सम्मेलन के प्रदर्शन किया, पर उसको नक्कार खाने में तूती की आवाज है। 28 चैनल किसी बड़े व्यवसायी के पास है, 18 चैनल किसी बड़े व्यवसायी के पास में। आप जैसे ईमानदार लोग हैं, आपकी आवाज को सुनने नहीं दिया जाता, आपके ऊपर भी हमला किया गया, आपके ऊपर भी अनैतिक दबाव बनाने का प्रयास किया गया। जो सच की बात करता है, जो लेखक है, उसकी कलम तोड़ दी जाएगी। कि लगातार हत्याएं हो रही है, लगातार असल मुद्दे पर दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, लगातार आदिवासियों का उत्पीड़न हो रहा है, कानून संगत बात ही नहीं हो रही है। रोहिणी आयोग कहां है, जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की इस सवाल का जवाब मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं इन लूंगा। मुद्दों से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं हो सकता मुद्दा, और राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता। वही आवाज मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं लूंगा। सर प्रदीप सर, मैं इस सवाल का जवाब जरा आपसे चाहूंगा। जो कांग्रेस ने जो तमाम सारे सवाल उठाए हैं, चाहे वो हेट स्पीच की बात हो और वर्तमान में जो माहौल है, लेकिन जो मुद्दे उठाए हैं, संस्थाओं को किस तरीके से, जो न्यायगत संस्थाएं हैं उन पर सवाल उठाना, क्या किस तरीके से कांग्रेस की मानसिकता हो सकती है। और बड़ी बात यह कि पार्टी ने तो समर्थन नहीं किया ना, जिस हेट स्पीच की बात हो रही है। पार्टी ने समर्थन नहीं किया जी, बीजेपी ने ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उन्होंने तो खैर नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर आज माहौल बन जाए तो सब कुछ रुक सकता है। और अगर जिसे कहना चाहिए कि एक माहौल बनाना भी चाहिए कि इस तरह की हेट स्पीच और इस तरह का जो एक किसी असुरक्षा की भावना अगर किसी भी समाज के वर्ग में हो, तो उसको रोकने का काम तो जो है वो सत्ता दल का और सरकार का है। और सरकार ही एक माहौल बना सकती है सबको सुरक्षा देने का और किसी भी समाज के वर्ग में अपनी असुरक्षा की भावना को हटाने का, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी बचाने का। तो ये सारा का सारी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है और सत्ता दल की है जी। और जाहिर बात है कि भाई चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो तो अपनी बात कहेंगे, उनको कहने का हक भी और कहना भी चाहिए। उनको जो भी देश के प्रति या जो माहौल दिखाई दे रहा है, अगर इस तरह का है तो कहना भी चाहिए। जी चलिए, जो इस वक्त जो माहौल जो दिखाई दे रहा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से शमसी आजाद जी के पास आ रहा हूं। शमसी जी, कुल मिलाकर के हालात ऐसे ना हो जो पिछले दिनों जो घटनाक्रम सामने आया, ये वाकई में सरकार की कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस सवाल का जवाब चाहूंगा। शमसी जी, मैं पहले विकास जी की बातों का जवाब देना चाहूंगा, जो कांग्रेस पार्टी की तारीफें कर रहे हैं। हाँ। तो पहले उनको अपना परिवार का मुंह छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले राहुल गांधी को इस्तीफा देना पड़ेगा सभी पदों से, सभी जिम्मेदारियों से।
अगर वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी जनता में लोकप्रिय हो, जनता ने देखिए कभी किसी परिवार के, एक ही परिवार के आदमी को हमेशा जनता नहीं स्वीकार करती है कि जब भी होगा जिम्मेदारी आप ही लेंगे, जब भी होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही बनेंगे, जब भी होगा तो फलाना आप बनेंगे। तो जनता जो है वो अब जो है किसी भी बंधन में नहीं है। जनता देश की जागरूक हो चुकी है और लगातार होते हुए चुनाव में राहुल गांधी की पराजय, राहुल गांधी की स्कीमें, राहुल गांधी की योजनाओं को जनता ने नकार दिया है। तो इस जिम्मेदारी को भी कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए और राहुल गांधी। चलिए, एक जिम्मेदारी का सवाल मैंने भी आपसे किया था जी, जो हेट स्पीच को लेकर के बात आई थी, उसमें अब किस तरीके हेट स्पीच के लिए आपको पहले पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश ये मैंने भी कहा कि पार्टी समर्थन नहीं करती योगी है, आदित्यनाथ, लेकिन जिम्मेदारी कितनी है? हमारे मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा, सारे अपने बड़े नेताओं से कहा, सारे प्रवक्ताओं से कहा है कि अभद्र भाषा या किसी भी धर्म को वो जो है क्या कहते हैं किसी की भावना को क्षति पहुंचाने वाले शब्दों का इस्तेमाल न करें और किसी भी तरीके के हेट स्पीच का या इस तरीके का कोई भी बयान न दे जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। हमारे बिल्कुल विकास जी, आपने सवाल उठाया, मैंने इसीलिए सवाल का शमसी जी से जवाब भी लिया कि पूरी तरीके से एक गाइडलाइंस भी है, यानी कि सरकार भी पूरे संदर्भ में ले रही है, गाइडलाइंस भी जारी कर रही है कि इस तरीके की हेट स्पीच ना हो ताकि लोगों में गलत संदेशा ना जाए। विकास जी, विकास जी प्रतिक्रिया ले लूं, फिर मैं मनीष जी के पास आऊंगा। जी, आप धैर्य रखें तो मैं आगे बताऊं। ठीक है, चल जल्दी से, समय बहुत कम है जी। विकास जी अपनी बात रखिए। देखिए, एक बात तो आप पूरी तरीके से इस देश को भी समझ लेना चाहिए और शमसी जी की पार्टी को भी समझ लेना चाहिए। इस देश में दो ही परिवार है, एक परिवार है संघ परिवार और दूसरा परिवार है गांधी परिवार। नाथूराम गोडसे को मारने वाले और गांधी को गोली मारने वाले लोग हमें नसीहत न दें, क्योंकि इस देश को निर्माण करना, इस देश को आजाद कराना और वैश्विक स्तर पर भारत को ऊंचाई पे पहुंचाना। और आपने भारत को, एक चाय वाले को हमने भारत का प्रधानमंत्री बनने वाला भारत बनाया और आज आपने भारत को वैश्विक स्तर पर धर्म जाति नफरत विघटन बता रहे हो और हमारे मजबूत लोकतंत्र को सबसे कमजोर करने वाला भारत बनाया। आप जस्टिफाई कर सकते हैं, 80-20 की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन आपने मजबूत करने के लिए क्या कुछ किया? देखिए, 80-20 की लड़ाई बताइए मुझे, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए फिलहाल क्या कुछ किया? आप बताइए, आपने कौन सी कोशिश करी? जी, यहाँ पर 80-20 की बात करके चुनाव तो जीत सकते हो, पर जब आप नौकरी नहीं देते हो, आंबे सांजे जो हैं जापान के प्रधानमंत्री, उनको जिसने गोली मारी है वही अग्निवीर योजना जैसी योजना से कहीं निकला हुआ व्यक्ति है। भारत के नौजवानों को हिंसा के रास्ते पर आप घुमा रहे हो, भारत को बांट आप रहे हो, नफरत आप बता रहे हो। आप क्यों देश को बांटने की बात बराबर कर रहे हैं? बराबर आप बांटने की बात क्यों कर रहे हैं? आलोक जी, शमसी जी भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सकते। महिला आरएसएस की प्रमुख आज तक नहीं बनी। किसी महिला को भारत का प्रधानमंत्री आरएसएस बीजेपी ने नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश में किसी महिला को प्रदेश अध्यक्ष। एक मिनट मेरे इस सवाल का जवाब प्रदीप जी, जो जातिगत समीकरणों को लेकर के सवाल और देश को जीत के बाद और जिस तरीके से बीजेपी में जो जीत हुई है, जो मैंडेट मिला है, एक जातिगत समीकरण को लेकर के जो कांग्रेस ने सवाल उठाया है, एक तिलिस्म जो है वो टूटा है कहीं ना कहीं। प्रदीप जी, हम राष्ट्रपति तो बना रहे हैं, कुछ बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। उनका नामांकन भी प्रधानमंत्री एक पुरुष अपने हाथ में ले रखा है, उसको इतना अधिकार नहीं है कि अपना आपने अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर के कोई भी सवाल नहीं करा। जी, सर्वानी चाहिए जो जातिगत अधिकारों को छीनने वाली भारतीय जनता पार्टी टूटा है कहीं ना कहीं। जी, प्रदीप जी, कोशिश कर रहे हैं तो जब से भारत आजाद हुआ, जब से तुम्हारी स्थापना हुई आरएसएस की, किसी महिला को सोचेंगे कभी पैमाने पर बात कर रहा हूं, मैं राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहा हूं। जी, देखिए, दुख की बात यह है कि सुनिए वही पत्रकार को सुनेंगे, उनकी आवाज मत कोई दबाइए। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि दुख की बात है कि जाति और धर्म की बात जो है वो खुल के की जा रही हो। आदमी की अपनी उपयोगिता और उसके जो गुण हैं उसके आधार पे अगर काम किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इशू जो है वो जाति और धर्म से ऊपर उठ के आम आदमी की जिंदा रहने के जो मसाइल हैं उनको सॉल्व करने की बात जो है वो करनी चाहिए राजनीतिक दलों को, ना कि धर्म की राजनीति और जात की राजनीति। बिल्कुल मनीष, किसी भी धर्म को धर्म जाति आप भी समर्थन करिए ना, आप आगे आइए, कहिए कि हाँ मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। चलिए, कांग्रेस ने धर्म जाति की नफरत की राजनीति को कभी इतनी देर हो गई, राजनीतिक दलों ने किसी ने विकास की बात नहीं करी किस तरीके से, और विकास जी ने खुद भी विकास की बात नहीं करी। चलिए, मैं मनीष जी, कुल मिलाकर के जैसा कि प्रदीप जी ने भी कहा कि अब बात इन सबसे कहीं ना कहीं परे होनी चाहिए कुल मिलाकर के। हाँ, क्या कह रहे हैं आप बताइए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये इंदिरा गांधी के हत्यारों की बात क्यों नहीं करते? इंदिरा गांधी की जिसने हत्या की उसकी बात क्यों नहीं करते? या महात्मा गांधी के ठेकेदार है महात्मा गांधी?
आप आतंकवाद को जस्टिफाई कर रहे हैं वारसी जी, आप आतंकवाद को जस्टिफाई कर रहे हैं। सबसे पहला आतंकवादी अगर कोई था तो गांधी को गोली मारने वाला था, जो आपकी विचारधारा, जिसके मंदिर बना के आप पूजते हैं। 50 साल से ज्यादा आपने तिरंगे का अपमान किया, इस तिरंगे को कभी आपने स्वीकार नहीं किया है। आप भारत के संविधान पर विश्वास नहीं रखते हैं, भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखते हैं, और आप राष्ट्रपति को भी संघीकरण कर रहे हैं, उसको भी जाति और धर्म और डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर देख रहे हैं। आपकी नफरत की इतनी इंतहा हो चुकी है कि आज भारत को वैश्विक स्तर पर लगातार अपमानित हो रहा है। कितने सारे लेकिन सम्मानित होने के लिए भी राजनीतिक दलों को आगे आना होगा। कुल मिलाकर के बात देखिए, बात अध्यक्ष को लेकर के शुरू हुई थी और मामला किस तरीके से कहां पर आतंकवाद तक आ गया। क्यों नहीं हम बात घूम फिर के आखिर विकास की करते। मनीष जी, मुझे एक अच्छे से सवाल के जवाब की उम्मीद है आपसे। मनीष जी, आपने भी कहा था, आपसे शुरुआत में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी थी, आपने कहा था कि आप एक विजन लेकर के चल रहे हैं और आप हर वर्ग को ध्यान में रख करके काम कर रहे हो, किस तरीके से वहां पर जो युवाओं की भागीदारी जो है, और वाकई में युवा असर जब परवान चढ़ती है तो जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। मनीष जी। आलोक जी, जब आप परिचर्चा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके विषय जो होते हैं बहुत ही गंभीर होते हैं। आपने अभी विकास और डेवलपमेंट पे आपने बात करने के लिए कहा कि विकास पे कोई राजनीतिक दल बात नहीं करता है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जब आदरणीय हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो 2012 में, तो उन्होंने 2012 से जो 2017 का एक समय था वो बहुत ही उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही उत्तम प्रदेश बनाने के लिए बहुत ही वो जो वक्त था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसलिए कि 2007 से और 2012 तक की जो सरकार थी वो पत्थर लगाने वाली और पत्थर बनाने वाली सरकार थी और मूर्तियों वाली सरकार थी। लेकिन जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले, आदरणीय प्रदीप कपूर जी को बहुत अच्छे से पता है ये बात कि उस समय उत्तर प्रदेश के खजाने में पैसा नहीं था, और जो हिंदुस्तान में हुकूमत थी केंद्र सरकार उसमें कांग्रेस पार्टी की थी। कांग्रेस पार्टी के यहाँ जब हमारे राष्ट्रपति जी कोई दरख्वास्त भेजते थे तो उस पर कंप्लेंट नहीं किया जाता था, उसको गंभीरता से लिया नहीं जाता था। उसके बावजूद 2012 से जो 2014 का समय था, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने बहुत ही गंभीरता से उत्तर प्रदेश को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, उत्तम प्रदेश बनाने के उन्होंने प्रयास किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2017 तक आते आते 2012 से 2014 तक हम कांग्रेस पार्टी को हम झेले, 2014 से लेकर के 2017 तक हमारे विपरीत विचारधारा की राजनीतिक पार्टी केंद्र में सरकार। उसके बावजूद आलोक जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 18 लाख से ऊपर लैपटॉप दिया, जो आधुनिक शिक्षा के जनक कहे जाते हैं श्री अखिलेश यादव जी। आज गांव का बच्चा भी अगर उसका अपने हाथ में लैपटॉप लेकर घूमते है, टैबलेट लेकर के घूमता है, तो उसके जनक माने जाते हैं श्री अखिलेश यादव जी। उसके बाद से श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में ग्रीन पार्क जो स्टेडियम था क्रिकेट का, उस स्टेडियम को आप जब भी देखते तो बीसीसीआई उसको उस पर बीसीसीआई जो है उस बीसीसीआई के पास वो ग्रीन पार्क नहीं था, तो श्री अखिलेश यादव जी ने एक ऐसा आधुनिक स्टेडियम दिया जिस स्टेडियम को विश्व के 10 सबसे खूबसूरत स्टेडियम में से एक स्टेडियम माना गया। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं थी। और ये इस सवाल का मुझे ना कई बार सामना करना पड़ता है, समय बहुत कम है। जरा आलोक जी, मैं संक्षिप्त में अपनी बात खत्म करूंगा। 2017 में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ने जा रहे थे तो पत्रकार बंधुओं ने उनसे सवाल किया कि आपको किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहा था कि मैं प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव पॉलिटिशियन हूं और मैं डेवलपमेंट के अलावा किसी भी मुद्दे पर मैं राजनीति नहीं करता हूं। मेरे राजनीति का सिर्फ और सिर्फ अगर कोई मकसद है तो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट है। विकास को मुद्दा बनाया गया था प्रदीप सर, विकास के मुद्दे लेकर सारा जब विकास की जब भी बात होती है तब समाजवादी पार्टी की तरफ से यही कहा जाता है कि सारा का सारा तो विकास तो नहीं लोगों ने, बाकी जो फीता काटा वो वर्तमान सरकार ने काटा। इस सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए आज सर। देखिए, काम तो जो भी सरकार होती है ना, उससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं। ऐसा तो नहीं कांग्रेस के जमाने में विकास नहीं हुआ, पूरे हिंदुस्तान में 1947 से लेके बहुत कुछ विकास कांग्रेस के जमाने में हुआ है। तो जो गवर्नमेंट ऑन डेट होती है वो विकास करती है, तो इसलिए ये क्रेडिट लेना कि सब कुछ हम ही ने किया, बाकी कभी पहले न हुआ ना बाद में हुआ, ये तो जरा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यह है कि मुद्दे विकास के ही होने चाहिए। धर्म और जात की राजनीति से अलग हटके आम आदमी के इशूज पे अगर हम लोग बात करें और उनमें कहाँ कमी रह गई और उसके लिए सरकारों को क्या करना चाहिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण इश्यूज हैं। क्योंकि अभी हम लोग श्रीलंका देख रहे हैं, भारत को बचाना है तो मतलब बहुत ज़रूरी है कि मतलब इस तरह के इश्यूज पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। बिल्कुल गंभीरता से कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत है। लेकिन बात देखिए, विकास की हो गई, धर्म की हो गई, राजनीति की हो गई। शमसी आजाद जी,
देखिए किस तरीके से जो है मुद्दा थोड़ी सी देर को डाइवर्ट हो गया, लेकिन अब आपने ये नहीं बताया कि अब कब तक 2 से 3 दिन में कितना, कब तक एक ब्रेकिंग न्यूज दे सकते हैं ताकि हम भी करें कि बीजेपी को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष। शमसी आलोक जी, मैंने पहले ही बताया कि अच्छा। देखिए लगभग जो है तो बातें तय हो चुकी है, नाम भी फाइनल हो चुके हैं, 2 से 3 दिन लग सकते हैं। ये तो बहुत डिप्लोमेटिक बात की है, तो मैं आप मुझे नाम बताइए ना सर, ताकि मैं जातियों का लाभ हानि देख लेंगे तब शमसी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुने जब जाएंगे। तक प्रेस वार्ता न की जाए, जब तक जो है संगठन से, जब तक शीर्ष नेता किसी का नाम जो है अनाउंस न कर दे, जब तक प्रदेश की आईडी से नाम न चल जाए, मैंने ये कहा जब तक कोई फाइनल किसी के किसके नाम नाम नहीं को ले लेकर सकता। के सुगबुगाहट चल रही है? नहीं, मैंने बताया इतना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, वेब मीडिया पे चल रहा है। कुछ नाम मैं बता दूं आपको, अगर गाइडलाइंस अगर कुछ हो तो? नहीं, आप बता दीजिए भाई, आपको पता हो तो। जी, अब मेरी भी गाइडलाइंस हैं। नहीं, हमारे यहाँ देखिए किसी का नाम चर्चा बहुत लोगों की चल रही है, लेकिन अभी तक नाम जो है जो फाइनल अगर हुआ भी होगा तो वो अभी गोपनीय रखा गया है। वो दिल्ली से अनाउंसमेंट होगा और बहुत जल्द होगा। आप देखेंगे कि प्रदेश सरकार को, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, गोपनीयता जानते नहीं आप? नहीं, आप जानते तो आप बता देना। जब तक नाम घोषित नहीं किया अरे जाए, उनकी भी तो अपनी लिमिटेशंस होंगी। जिम्मेदारी का काम है, अपनी कैसे जिम्मेदारी होगी, उनको भी आला कमान से पूछेगा कि कैसे तुमने डिबेट में नाम बता दिया। नहीं, जिस पे मुहर लगेगी देखिए उसी का नाम बताया जाएगा ना। अभी चर्चा में बहुत से नाम चल रहे हैं, प्रदीप जी ने बताया, हमने भी 2-3 नाम बता दिए, तो ऐसे नाम बताने नहीं, से कयास नहीं तो होगा। तमाम सारे लगाए जा सकते हैं कि वैसे वो रेस में आगे चल रहा है, वो नाम चल रहा है, इसके कामों को लेकर के वैसे किस तरीके से पार्टी आगे प्राथमिकता आगे देगी। वाजपेयी जी भी चल रहे हैं, आगे हरीश गौतम भी चल रहे हैं, आगे आगे चल सुब्रत रहे हैं? पाठक भी चल रहे हैं, कई नाम है। जी। अगर बनाया जाएगा तो हो सकता है इन्हीं में बनाया जाए। भाजपा में लेकिन दौड़ अभी चल तक रही है फैसला क्या? किया जा चुका है। भाजपा में दौड़ चल रही है क्या शमसी जी? अब आप भाजपा के पीछे लगे हुए, आप दौड़ में पीछे रह चुके हैं। आप दौड़ में भी नहीं है। आप समझ लीजिए, अपने को पहले समझिए। आप देखिए अपने संगठन को देखिए, भाजपा की आप फिगर शमसी छोड़ जी, दीजिए। 2000 अभी आप मायावती जी की बात कर रहे थे, जिन्होंने शमसी पत्थरों जी पे पैसा बहुत खर्च किया, गंभीरता से और उन्हीं के बहुत साथ जिम्मेदारी से आप- एक आप बात मैं उन्हीं के कहना साथ चाहता हूं संगठन- कि नहीं, 2022 आप के उन्हीं चुनाव साथ में संगठन के चुनाव हमारे लड़ रहे नेता थे। आदरणीय अखिलेश यादव जी आप पर उत्तर उन्हीं के प्रदेश साथ की महान गठबंधन जनता ने करके चुनाव लड़ रहे भरोसा थे, करके और उसके बाद दुआ कर रहे थे। 36% से ऊपर वोट दिया और 2 करोड़ 96 लाख वोट मिला है। आप इस मुगालते मत रहिए कि आपको क्लीन स्वीप करने का मौका मिलेगा। आपको वह लड़ाई मिलेगी, वह जबरदस्त लड़ाई मिलेगी जो आपने उत्तर प्रदेश में कल्पना भी नहीं किया होगा। पारिवारिक सीट थी, सुन लीजिए, आजमगढ़ रामपुर जो आपका खंबा था, जो आपकी बुनियाद थी, हमने उसको भी हिला दिया है। अरे अब शमसी आपके पास जी, बचा ही वह क्या दिन है? क्यों भूल नहीं, गए? गोरखपुर भी आप नहीं, हारे थे आप- और फूलपुर भी आप हारे थे। वह दिन आप कैसे भूल देख गया? लीजिए। योगी नहीं, आप आदित्यनाथ जी देख चुनाव लीजिए अपना ना। हारे थे। तो नहीं, आजमगढ़ फूलपुर की बात, अभी आप रामपुर और आजमगढ़ की बात अरे करिए, उसका ताजा बदला बात ले तो करिए। लिया, चलिए ठीक है, वे मुद्दा नहीं। चलिए विकास जी, जल्दी से एक फाइनल कमेंट में आपसे भी चाहूंगा, कुल मिलाकर के किन किन नामों को लेकर के सुगबुगाहट और ब्रेकिंग न्यूज आपकी तरफ से कब तक आ सकती है? देखिए, अभी तो हमारी ब्रेकिंग न्यूज है कि भारत तोड़ो जो लोगों का जो मंसूबा है उनको निस्ते नाबूद करना है। जिस तरीके से इस देश से अंग्रेज नहीं जा सकते थे और लोगों को कांग्रेस पार्टी और उनके स्वतंत्रता सेनानियों को कमजोर समझा जाता था, आपको उभर के सामने आने वाली ये पार्टी और 2024 में कड़ी चुनौती के रूप में इन फिरकापरस्त ताकतों के सामने खड़े दिखाई पड़ेगी कांग्रेस पार्टी। जी, मैं एक फाइनल कमेंट मनीष जी आपसे भी चाहूंगा। देखिए, ऐसा कि कांग्रेस पार्टी की भी दुश्वारी यही है कि स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन था उसका सारा श्रेय कांग्रेसी लेना चाहते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी दुश्वारी है। देश के लोगों ने उस आंदोलन को चलाया था और देश ने आजादी दिलाई थी, देश की महान जनता ने आजादी दिलाई थी, किसी कांग्रेसी ने नहीं। देश के संपूर्ण जनमानस ने उस समय जितने भी लोग हो सकते थे सभी लोगों ने संपूर्ण त्याग करके, माताओं बहनों ने, गरीबों मजलूमों ने, सभी लोगों ने कांग्रेस की जो आजादी का आंदोलन था, सभी लोगों ने एक स्वर में देश की आजादी का जो बागडोर था उसको अपने हाथ में लेकर के देश को आजाद कराया था। प्रदीप जी, आज की डिबेट का फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बात कर रहा था, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आतंकवाद को, महंगाई को लेकर के, आर्थिक मुद्दों को लेकर के बात हुई, लेकिन मिशन 2024 में जिस तरीके से राजनीतिक दल जुटे, आप किस दल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, रही बात बीजेपी की, सबसे बड़ा दल है, वो हमेशा चुनाव के मोड में रहता है। एक चुनाव खत्म नहीं हुआ, अगले चुनाव की तैयारी करता है, मीटिंगें चलती हैं, बैठक चलती है। तो लेकिन अगर इस तरह सबके बावजूद भी अभी अध्यक्ष सामने नहीं आया है तो जाहिर बात है कि वो अपना लगे होंगे। और समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष को छोड़ के बाकी सब कुछ भंग कर दिया गया है, तो ये अपना पुनः गठन में लगे हुए हैं। कांग्रेस में जैसा कि अभी प्रवक्ता जी ने बताया कि भाई वहाँ पे संगठन के चुनाव चल रहे हैं और वो चुनाव जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक जो है पीसीसी के सारे लोग बैठ के नाम को अप्रूव करेंगे, उसमें टाइम लग सकता है।
तो लेकिन 2024 का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी। तो उसके तैयारियों, मतलब उसको देखते हुए ये निर्णय बहुत जल्दी ही लेना चाहिए ताकि प्रभावी काम हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका भी, शमसी आजाद जी आपका भी, मनीष जी आपका भी, और विकास श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कौन करेगा पार्टियों का यूपी में नेतृत्व? बीजेपी के नए अध्यक्ष के मंथन में जुटी है पार्टी, और कौन होगा पार्टियों का अध्यक्ष? लेकिन 2024 को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी है, अन्य दलों को भी कहीं ना कहीं कवायद करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। नमस्कार।